प्रिय साथियों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्नचित होंगे। आइए आरंभ करते हैं भाग 25 आपके अपने कृष्ण पाल के स्वर में। विंध्यखंड की समग्र जनता ने सनसनी फैली हुई थी। यहाँ की जनता ने कभी किसी अत्याचारी का शासन आसानी के साथ नहीं माना। स्वाभिमान को आघात पहुंचा कि व्यक्ति ने सिर उठाया और हथियार हाथ में ले लिया। शायद भारत का यही खंड एक ऐसा है जहाँ डाकू को बागी कहते हैं। विंध्यखंड छोटी बड़ी रियासतों में बिखरा हुआ था। बस यही बड़ी रियासतें कंपनी सरकार का साथ दे रही थी। बानपुर और शाहगढ़ साधारण राज्य थे। ये राज्य विप्लव में शामिल हुए। रानी को इन दोनों राजाओं ने के स्वाधीन प्रिय विचारों का पता था। इन दोनों को उन्होंने स्वराज्य स्थापना के संग्राम में भाग लेने के लिए पत्र भेजे। वे दोनों लड़ने के लिए उद्यत हो गए। बानपुर राज्य के राजा मर्दन सिंह ने अपनी सेना को लेकर सागर जिले में प्रवेश किया। शाहगढ़ का राजा बख्त बली था। उसने भी विप्लव किया। झांसी के चारों ओर दूर और पास विप्लव, क्रांति तथा लूटमार मच गई। इस परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई झांसी में एक सुदृढ़ फटिक सी थी। झांसी जिले में उन्होंने प्रबलता के साथ शांति स्थापित की। उनकी दिनचर्या वैसे ही नियम संयम के साथ चली जा रही थी। उनकी चर्चा में केवल दो अंतर आए। एक तो वह सुबह के नित्य कर्तव्यों और पूजा ध्यान से के उपरांत राज्य के कर्मचारियों को मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए समय देने लगी। दूसरे ठीक 3 बजे के पश्चात वह कचहरी करने लगी। बड़े और महत्वपूर्ण मुकदमे वह स्वयं सुनती थी और तुरंत निर्णय कर देती थी। कभी कभी दंड भी स्वयं अपने हाथ से देती थी, परंतु केवल उन मामलों में जिसमें किसी ने बालक या स्त्री को सताया हो। वह कचहरी में टोपी लगाकर बैठती थी। भीतर लोहा, ऊपर लाल रेशमी टोपी, झालदार मोतियों और जवाहरों की, कंठ में हीरों की माला, सुडोल भरे हुए वक्षस्थल, कर कंचुकी जो सुनहरी जरीदार कमर पेटी से कसी रहती थी। कभी साड़ी और कभी ढीला पैजामा पहनती थी। रानी के आसन के पास ही दीवान लक्ष्मण राव कागज कलम दवात लिए बैठता था। आए गए की उनको जबरदस्त याद रहती थी। नित्य का आने वाला यदि एक दिन भी चूक जाए तो वह उनके आते ही गैर हाजिरी का कारण पूछती थी और समय की वह कठोर पाबंद थी। वर्षा का आरंभ विलंब से हुआ, परंतु प्रचंडता के साथ। फिर भी उनके कार्यों में शिथिलता न आई। घोड़े की सवारी करने में जरूर विवश थी। ऐसी ऋतु में प्राय डकैती बटमारी बंद हो जाती है, परंतु इन्हीं दिनों उनको सूचना मिली कि बरवा सागर के पास सागर सिंह, कुंवर सागर सिंह डाकू ने लगातार कई डाके डाले हैं और बरवा सागर का थानेदार उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। रानी ने तुरंत निश्चय किया। मोतीबाई के द्वारा खुदाबख्श को बुलवाया। आने पर खुदाबख्श से कहा कि सागर सिंह का शीघ्र दमन किया जाना चाहिए। खुदाबख्श ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। रानी, तुम इसी समय 25 सिपाही लेकर बरवा सागर जाओ और सागर सिंह को जीवित या मृत ले आओ। उसकी दुष्टता के कारण बरवा सागर और उसके आसपास आस पड़ोस त्रस्त और संतप्त हो उठा है। इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकोगे? 1 महीने में? खुदाबख्श, श्रीमंत सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। केवल वर्षा की कठिनाई है। रानी, परंतु सागर सिंह को वर्षा कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंचाती। खुदाबख्श, सरकार। रानी, कहो। खुदाबख्श, सरकार, ये लोग कुछ ग्रामीणों से मिलकर बनियों महाजनों को लूटते हैं और सघन जंगलों में भागकर छिप जाते हैं। रानी, पानी बरसते घने जंगलों में वे सोते खाते कहाँ होंगे? यदि तुम उन्हें उनके अड्डों पर ढूंढो तो वे जंगलों में नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने अड्डों पर मिलेंगे। कुछ और सिपाही चाहिए हो तो ले जाओ। खुदाबख्श, नहीं सरकार, इतने ही बहुत हैं। यदि अटक पड़ेगी तो समाचार दूंगा। खुदाबख्श चला गया। रानी ने अपनी सहेलियों में से एकांत में सलाह की। रानी ने प्रश्न किया, खूब बरसते पानी में घोड़ा दौड़ा सकोगे? मुंदर ने उत्तर दिया, दौड़ा लूंगे, अभ्यास तो किया है। तुम, सुंदर और काशीबाई? रानी ने पूछा। उन दोनों ने भी हाँ भरी, परंतु काशीबाई की हाँ में कुछ दुर्बलता थी। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, काशी हाल में कुछ अस्वस्थ रही है, इसलिए यह महल में ही रहेगी और यहाँ का कामकाज देखेगी। मेरी अनुपस्थिति का समाचार झांसी से बाहर न जाने पाए। खुदाबख्श के बरवा सागर पहुँचने के बाद किसी दिन हम लोग यहाँ से चलेंगे। खुदाबख्श उसी दिन चला गया। संध्या तक बरवा सागर पहुँचा, भीगा हुआ और भूखा, परंतु उसको मानसिक क्लेश कुछ भी न था। जरा सुस्ताकर भोजन किया,
थानेदार से सागर सिंह की गतिविधियों पर बातचीत की। खुदाबख्श झांसी से यह ख्याल लेकर आया था कि बरवा सागर का थानेदार किन करते हुए विमूढ़ हो गया है, परंतु यह उसका भ्रम निकला। सागर सिंह बहुत चालाक और बड़ा साहसी था। उसके साथ उत्पातियों का काफ़ी बड़ा गिरोह था। बरवा सागर का थाना प्रयास करने पर भी उसके कार्यक्रम में बहुत कम बाधा डाल पाता था। सागर सिंह का घर रावली ग्राम में बरवा सागर से 5-6 कोस की दूरी पर था, परंतु वह घर पर रहता बहुत कम था। खुदाबख्श को बरवा सागर आकर अपने आशा में की विकटता का पता चला और अधिक सिपाही मांगने में नाकसी कटती थी। समय केवल 1 महीने का था। मोतीबाई की याद आई। अपने जादू से शायद वह कुछ कर डालती। तुरंत उसके मन में इस कल्पना को धिक्कारा। दूसरे दिन बादल जरा खुला। भरे भरे सांवले धुंधले बादल आते और चले जाते थे। एक आध फुहार छोड़ जाते। नदियां नाले भरे हुए इठलाते हुए और सवेग। खुदाबख्श ने बरवा सागर के थानेदार, उसके सिपाहियों और अपने सिपाहियों को लेकर सवेरे ही रावली की ओर दौड़ कर दी। लुके छिपे भीगे और कीचड़ से में लथपथ बंदूकों को कपड़ों से ढके, जेबों में भुने चने और प्याज भरे ये लोग दोपहरी में रावली के गैबड़े पहुंच गए। खेतों में कोई काम नहीं था हो रहा था, इसलिए मार्ग में किसी से भेंट भी नहीं हुई। सब लोग गांव में थे और पानी के खुलने की मना रहे थे। सागर सिंह भी घर पर था। सागर सिंह का मकान ऊंची टोरियों पर था। सागर सिंह खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। झकोरों हवा चल रही थी और कभी कभी फुहार पड़ जाती थी, इसलिए खुदाबख्श के दल को कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। जब तक गांव वाले सागर सिंह को सचेत करें कि खुदाबख्श ने सागर सिंह की हवेली घेर ली, उसको फाटक लगवा लेने का अवसर मिल गया। हवेली में उसके कुछ आदमी थे, वे सब जल्दी तैयार हो गए। सागर सिंह को आश्चर्य था कि कुऋतु और कुसमय पर किसने घेरा डालने की हिम्मत की। दीवारों के तीर कसों में होकर उसने परख लिया कि घेरने वालों के साथ तोपें नहीं हैं और वे केवल घर में घुसकर ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचा शाम तक यूं ही पड़ा रहने दूं और देखता रहूं। फिर उसको ख्याल आया कि घेरने वाली रानी के सिपाही होंगे और इनकी पीठ पर कुछ बल कहीं और लगा हो, इसलिए उसने तुरंत लड़ने की ठानी। वह जानता था कि घेरने वाले अधिक समय तक बंदूक नहीं चला सकेंगे और वह स्वयं सूखी जगह में बैठकर बहुत अच्छा और बड़ी देर तक लड़ सकेगा। हवेली टोरियों की ठीक चोटी पर न थी, किंतु थी अवधारी से जरा ऊपर। खुदाबख्श ने इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया, परंतु सागर सिंह की पहली बाढ़ ने ही खुदाबख्श के कई सिपाहियों को घायल कर दिया। खुदाबख्श ने भी तुरंत हवेली पर चढ़ जाने की आज्ञा दी और स्वयं आगे हो गया। जब तक सागर सिंह फिर बंदूकों को भरे, खुदाबख्श हवेली पर चढ़ गया और उसके कई साथी भी। सागर सिंह ने फिर बाढ़ दागी, परंतु खाली गई। सागर सिंह ने समझ लिया कि अब गए। उसने तलवार हाथ में ली। खुदाबख्श और उसके साथी आंगन में कूद पड़े। सागर सिंह ने मुकाबला न हो सका। खुदाबख्श घायल होकर गिर पड़ा और सागर सिंह उसके साथियों को चीरता हुआ बाहर निकल गया। तब खुदाबख्श ने अन्य सिपाही फाटक से होकर भीतर आ गए। खुदाबख्श और उसके साथियों ने गांव में टिकना ठीक नहीं समझा। खुदाबख्श बैलगाड़ी से रात होते होते बरवा सागर आ गया। घाव बहुत गहरे न थे, परंतु थे कई और खून काफ़ी निकल चुका था। उसकी और उसके घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी की गई। रात में खुदाबख्श को बेहोशी रही। सवेरे रानी के पास समाचार भेज दिया गया। भाग 25 यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।